माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री विद मानसी। इस चैनल में मैं आपको क्लास 11th और 12th के जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक है उसके हर चैप्टर के अपने जो मैंने सेल्फ मेड नोट्स बनाए हैं उससे मैं आपको हर दिन एक एक पेज समझाती हूँ। एक एक टॉपिक हर दिन मैं आपको कवर करती हूँ। मेरी वीडियोस तो शॉर्ट ही रहती है और आप लोग अच्छे से देख सकते हैं उसे। मैं उसके नोट्स भी शॉर्ट्स में और पोस्ट में डालती रहती हूँ। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप मेरे शॉर्ट वाली वीडियोस देख सकते हैं। उसमें भी मैं हर पेज की अलग से हर दिन एक एक वीडियो डालती हूँ, तो आप उससे भी नोट्स ले सकते हैं। और आपको लगे कि मैं आपको नोट प्रोवाइड कर दूँ, वैसे तो मैंने वही नोट्स जो मैंने बनाए हैं उसी से मैं पढ़ाती हूँ और वही मैं शॉर्ट में भी अपलोड करती हूँ। बट आपको चाहिए अलग से पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो अब हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर दी है। अभी टोटल में मुझे 30 डेज़ हो चुके हैं लगातार पोस्ट करते हुए। हर दिन एक एक वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ और आज मेरे 50 वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं मेरे यूट्यूब चैनल्स में। तो एक मैं आप लोग के लिए नहीं पर मेरे लिए एक प्राउड की बात है कि मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी। तो मैं हर दिन आपको एक एक वीडियो अपलोड करती हूँ और इसको कंप्लीट होते हुए मेरे 30 डेज़ कंप्लीट हो रहे हैं और 50 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। तो अब मैं अपना चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ये हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया है जिसमें से हमने आधे पेज टॉपिक कंप्लीट ही कर लिए हैं ऑलमोस्ट। फिर हमने अभी परसों से हमने बैलेंसी का केमिकल इक्वेशन पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने उसके रूल्स देखे थे, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। कल हमने बेसिकली कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं किया था, कल हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स उसके सॉल्व किए थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट अपना पेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, जो हमने कल लास्ट प्रॉब्लम में एक्सप्लेन करी थी, कल मेरी वीडियो बहुत लार्ज हुई थी, 30 मिनट्स की वीडियो, पहली वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में जो 30 मिनट्स चली थी, 30-35 मिनट्स। तो हमने जो कल लास्ट प्रॉब्लम करी थी उसमें हमें अमाउंट ऑफ NH3 पता करना था, तो हमने मोल तक निकाल लिया था कल तक। तो अभी हमें पता है अगर आपको मोल किसी चीज़ का गिवन है और उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अमाउंट आप ग्राम में बताते हो, तो इसको हम कैसे कन्वर्जन करेंगे। इफ़ देयर आर टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्राम्स इट टर्न्स एज फॉलोज। मोल्स हमें पता है, अब हमें इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है। हमें पता है 1 मोल अगर किसी सब्सटेंस का आपको पूछा जाए तो वो उसके मॉलिक्यूलर मास के इन ग्राम में रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका कोई भी किसी भी सब्सटेंस का आपका मॉलिक्यूलर मास ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, तो उसको हम 1 मोल कहते हैं उस सब्सटेंस का। हमें पता है 1 मोल NH3 कंटेन्स 17 ग्राम NH3। अब हमसे पूछा गया है 3.30 इंटू 10⁻³ मोल NH3 में कितने ग्राम होंगे। तो इसमें आप यूनिटरी मेथड लगा लोगे। 1 मोल में इतना 17 ग्राम दिखा रहा है, तो 3.30 इंटू 10⁻³ मोल में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 17 कर दो और डिवाइडेड बाई 1 मोल कर दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। देखो, कैलकुलेशन मैं करूँगी नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन ये जो डेसिमल वाली हैं वो बेसिकली मैं कर तो लूँगी, बट इसमें हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। आप ये कैलकुलेशन घर में करिए, क्योंकि मेरा भी मेन जो वो है फोकस है वो ये है कि मैं आपको हर टॉपिक समझाऊं। मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि आपको मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करके भी दिखाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आप वैसे भी घर में करोगे ही, वैसे भी आप जब प्रैक्टिस करते हो तो करोगे ही। इसको मैं वीडियो में इंक्लूड करूँ कि मैं आपको एक एक कैलकुलेशन करके दिखाऊँ, मतलब मल्टीप्लिकेशन। जो ज़्यादा टफ कैलकुलेशंस हैं वो तो मैं आपको करके दिखाऊँगी, पर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और एडिशन, सब्ट्रैक्शन मैं नहीं करके दिखाऊँगी। तो आप ये कैलकुलेशन तो आप खुद ही करिएगा। तो हमने ये पता कर लिया कि ग्राम में हमें रिज़ल्ट चाहिए, तो हमने उस अमाउंट को मोल में हमने पहले फाइंड आउट किया, फिर उसको मोल से हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो इसका आंसर आया 56.1 इंटू 10⁻³ ग्राम NH3, जो कि हमें 10⁻³ हमें देखो, हम इसको थोड़ा सा रफ कर दें, आपका नहीं दिखे, हाँ। तो 10⁻³ आपको पता है 1 kg = 1000 ग्राम, ठीक।
तो अगर हमें ये ग्राम में दिया गया है, तो अगर हमें इसको केजी में भी रिप्रेजेंट, देखो ये वैल्यू बड़ी दिख रही है, तो आप इसको शॉर्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो बड़ी यूनिट है उसको शॉर्ट में दिखा दो, तो 56.1 kg/NH3 आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे यही था कि आपको जो रिएक्टेंट हैं, रुकिए 1 मिनट, हाँ, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ। बेसिकली टैबलेट में यही जो डिजिटल चीज़ें हैं ना, वो आपकी बहुत चीज़ें आसान कर देती है, पर साथ साथ में प्रॉब्लम्स भी लाती हैं। तो वैसे तो हर चीज़ की साथ प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज़ आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हर चीज़ आपको थोड़ी तकलीफ कभी कभी दे सकती है। तो वही प्रॉब्लम इसमें हो जाती है, मेरा पेज स्वैप हो जाता है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट कोई नहीं, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, सॉरी फॉर डैट। तो हमने अभी ये क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लूँ, ये तो मैं, हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमने समझ लिया कि हमें रिएक्टेंट के मास गिवन थे और हमसे पूछा गया था, हमें प्रोडक्ट में, हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें प्रोडक्ट जो बन रहा है NH3 उसका अमाउंट फाइंड आउट करना है। और हमसे उसका सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछा गया था उसी क्वेश्चन में कि हमें ये बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमने पता कर लिया था, डाईहाइड्रोजन था। अब हमसे अब हमसे इसने ग्राम में, मोल में हमने पहले निकाल लिया था आंसर, फिर हमने अमाउंट को ग्राम में निकालना होता है, तो हमने मोल से उसे ग्राम में कन्वर्ट किया, और फिर हमने उसको शॉर्ट में लिखने के लिए हमने उसको केजी में कन्वर्ट कर आंसर प्रोवाइड कर दिया। तो चलिए, आपको ये, मुझे लगता है कि ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ये सब न्यूमेरिकल NCERT के ही मैंने लिए, मैंने खुद से इसमें कोई भी मतलब इनोवेशंस नहीं करी, क्योंकि मुझे अभी रिस्क नहीं लेना है कि मैं कुछ इनोवेशन करूं और मैं फिर आपको कुछ गलत पढ़ा दूं। ऐसा मुझे नहीं करना है। मुझे अभी जब तक खुद का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक मैं आपके साथ भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी। इसीलिए मैंने जो NCERT के नोट्स बनाए हैं उसी से मैं आपको कंसेप्ट समझाती हूँ। अब हम देखते हैं दूसरा कंसेप्ट, रिएक्शन इन सॉल्यूशन। देखो, हमारी जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन आपको पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है सॉल्यूशन। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो बेसिकली ये है कि सॉल्यूशन में रिएक्शंस जो होती हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा, उसमें जो टर्म्स यूज़ होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। A majority of reactions in laboratory are carried out in solution। जो रिएक्शंस हम लेबोरेटरी में बेसिकली देखते हैं वो सॉल्यूशन में ही होता है, लिक्विड ही फॉर्म में होता है। The concentration of solution or the amount of substance present in its given volume can be expressed in the following ways। अब इसमें ये बताया गया है कि जो भी हमारी रिएक्शन सॉल्यूशन में होती है उसमें जो सब्सटेंस होता है, उसका जो कंसंट्रेशन होता है, अमाउंट होता है, वो उस वॉल्यूम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन इट्स गिवन वॉल्यूम, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, उसके लिए कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, उस टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे और क्या कहते हैं उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो टर्म यूज़ हम करेंगे अभी सीखेंगे, मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, W/W परसेंटेज। मास परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग वेट परसेंटेज भी कहते हैं। मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मोलारिटी के बारे में पढ़ेंगे, मोलालिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली 4 टर्म्स हम यूज़ करेंगे जब हम कंसंट्रेशंस बताएंगे। कंसंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ गिवन वॉल्यूम। हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। तो उस कंसंट्रेशन को ही बताने के लिए इन लोगों ने 4 टर्म्स को यूज़ किया है, तो वो हम समझेंगे। पहला टर्म है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो, मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला दिया गया है उसमें बेसिकली ये बताया गया है, हमें पता है सॉल्यूशन जो होता है वो 2 टर्म से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक, अब देखिए हमसे ये कहा गया मास परसेंटेज, इसको हम स्पेसिफिक करें ना तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट होगा। जिस भी सब्सटेंस का आपका सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, जिस भी चीज़ का आपको मास परसेंटेज पूछा जाता है तो उसका मास आपको ऊपर रखना है डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। परसेंटेज टर्म यूज़ करी गई है तो आपको पता है परसेंटेज टर्म के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। थोड़ा मैं डिफरेंट कलर यूज़ करूँ, ये थोड़ा बहुत चमक बहुत रहा है, सॉरी। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन
मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बेसिकली जिस भी सब्सटेंस का आपको मास परसेंटेज निकालना है उसका उसका मास आपको ऊपर रखना है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे। ठीक, परसेंटेज आप किसी भी चीज़ का निकालते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, तो वही हमें करना है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमने क्यों लिखा है, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली आपका टोटल ही मास होगा। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। देखो, इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, क्वेश्चन को पहले समझेंगे आप। क्वेश्चन को समझ लिए तो आपका आंसर खुद ही समझ में आपको आ जाएगा। बेसिकली इन्होंने ये कहा है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है जिसमें हमने 2 ग्राम वाटर को 2 ग्राम सब्सटेंस को हमने 18 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाया है। तो इसमें हमें पता करना है कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट आपका कहते हैं ज़्यादा मास में होता है, क्योंकि उसमें कोई चीज़ मिलाई जा रही है। तो जिस चीज़ में मिलाई जाती है, जो चीज़ मिलाई जा रही है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो ये है 2 ग्राम, वो आपका सॉल्यूट के फॉर्म सॉल्यूट का मास बता रहा है। और जिसमें सब्सटेंस मिलाया जाता है तो उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। यहाँ पर वाटर आपका सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को पहचानने का तरीका यही है, जो भी सब्सटेंस किसी चीज़ में मिलाया जा रहा है तो वो सब्सटेंस आपका सॉल्यूट कहलाएगा, और जिस सब्सटेंस में मिलाया जा रहा है वो आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। सॉल्वेंट का वॉल्यूम मास सॉल्यूट के कंपैरिजन ज़्यादा ही होगा। ये एक परमानेंट रूल नहीं है, पर ऐसा माना जाता है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। आपने इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचान लिए। सॉल्यूट आपका 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस हो गया, क्योंकि वो मिलाया जा रहा है, और जिस चीज़ पर मिलाया जा रहा है वो चीज़ आपका सॉल्वेंट हो गया। वो चीज़ आपका यहाँ पर क्या है, 18 ग्राम ऑफ वाटर। मास परसेंटेज निकालने का आपको फॉर्मूला पता है। देखो, ये सारे फॉर्मूले आपको टिप टू टिप याद होने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कंसेप्ट समझना एक चीज़ होती है, पर जब आप क्वेश्चन करोगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तब आपके लिए टाइमिंग बहुत मायने रखती है। तो अगर आप वहाँ पर कंसेप्ट लगाने चले जाओगे ना, तो आपकी टाइमिंग बहुत लॉस होगी। तो आपको अगर किसी चीज़ का फॉर्मूला पता है और वो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो तुरंत आंसर कर दोगे, आपका टाइम कम वेस्ट होगा, आप दूसरे क्वेश्चन में उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फॉर्मूला आपको याद ही होने चाहिए। इसमें हमें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट पता करना है, तो मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ ए आपको पता है 2 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करिए तो सॉल्यूशन में क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट है 2 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट है 18 ग्राम। परसेंटेज बोला गया तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 10% आएगा। तो आपको पता चलेगा 10% आपका मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट है। देखो, हमने एक यहाँ पर वो भी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप प्रैक्टिस जितना करोगे आप उतने ही परफेक्ट हो जाएंगे और आपको कंसेप्ट उतनी अच्छी तरीके से आ जाएगा। सेकेंड टर्म हम समझने जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, अगर किसी भी सब्सटेंस, जिसे हमने मान लिया किसी भी सब्सटेंस का आपको मोल फ्रैक्शन बताना है, तो मोल फ्रैक्शन उस सब्सटेंस का बताने के लिए क्या करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग टोटल मोल भी कह सकते हैं। ये बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो आपको ये मास परसेंटेज ही लगेगा। मास परसेंटेज में जो फॉर्मूला यूज़ किया था, जिस भी सब्सटेंस का आपको मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मास, वैसे ही आपको जिस भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर और टोटल मोल नीचे। बस मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज नहीं निकाला जा रहा है, यहाँ पर एक मोल फ्रैक्शन टर्म यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या है, जिस भी सब्सटेंस का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर रखेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो वो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो, अगर आपने a प्लस बी कोई सॉल्यूशन लिया जिसमें आपका a भी प्रेजेंट है और b भी प्रेजेंट है, b आपका कहते हैं दूसरा सब्सटेंस है, a आपका दूसरा सब्सटेंस है, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ a पूछा गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें सॉल्यूशन में a प्लस b दोनों ही प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b, ये आपका टोटल मोल बता देगा। ठीक, आपको समझ में आ गया मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं।
अब तीसरा टर्म हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है मोलैरिटी, जिसको रिप्रेजेंट हम कैपिटल M से करते हैं। देखो आपको रिप्रेजेंटेशन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी आपको जो गिवन हिंट्स दिए जाते हैं उसमें आपको पूरा टर्म ना बोल के एक जिस चीज़ से उसको डिनोट किया जाता है वही में लिखा जाता है। मोलैरिटी आपको पूछी जा रही है, जिसको हम कैपिटल M से लिखते हैं। उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये बेसिकली एक डेफिनेशन है जिसको आप समझ सकते हो अगर आपने इसके फॉर्मूले को समझ लिया। मोलैरिटी बेसिकली एक कंसंट्रेशन टर्म है। कंसंट्रेशन टर्म इसलिए कह रहे हैं हम इसे क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसमें बेसिकली ये है कि आपके जिस भी सब्सटेंस का आपको जिस भी सॉल्यूट का आपको मोलैरिटी बताना है उसके मोल्स को ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो आपने सॉल्यूशन लिया, देखो हमने जो इसमें पढ़ रहे हैं टर्म वो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, रिएक्शन इन सॉल्यूशन। यहाँ हर चीज़ सॉल्यूशन पर बेस्ड होगी। सॉल्यूशन में हमें पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो जो हमारा जो भी सब्सटेंस का आपको क्या कहते हैं मोलैरिटी निकालना है, इसमें हमने सॉल्यूट की मोलैरिटी की बात करी है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको लीटर में लेंगे। ये आपको दिमाग में रखना है, इसमें लीटर की बात करी जा रही है। ये मिली लीटर ये सब की बात है, आप करोगे कन्वर्जन करोगे तो ये सब भी यूज़ होगा। आपको सॉल्यूशन का जो मास क्वेश्चन वो वॉल्यूम क्वेश्चन में मिलीलीटर में भी दिया जा सकता है, बट आप जब ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तब आपको वो वॉल्यूम जो है वो लीटर में ही लेना होगा। ठीक, तो मोलैरिटी किसी सॉल्यूट की फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इस डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक, अगर आप देखो, अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मैंने इसको 1 मान लिया तो आप इस फॉर्मूले से देखोगे तो जो आपका मोलैरिटी है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ही इक्वल हो जाएगी। वही इसमें डेफिनेशन में लिख दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जब आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो अगर 1 लीटर हो गया तो जो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वही आपका मोलैरिटी के इक्वल हो जाएगा। बट आप जब ये डेफिनेशन की ये बात हो रही, डेफिनेशन मैंने आपको समझाया कि डेफिनेशन कैसे दिया गया है, बट आपका जो फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, उसको फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल प्रैक्टिस करेंगे। आज हमने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। हमने इधर 3 टर्म समझ लिए हैं, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी। अभी हम मोलैरिटी अगले कल पेजेस में पढ़ेंगे। तो अभी आप ये चीज़ें और ये 3 फॉर्मूले जो आपको मोलैरिटी के, मास परसेंटेज के और मोल फ्रैक्शन के हमने बताए हैं, इसको आपको टिप पे रखना है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम यहीं रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको कोई भी डाउट हो उसको आप मुझसे ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।